Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am starting the new chapter, that is chapter number 8, electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वेव्स है, और मैं ऐसा कहूँगा कि अभी जितना भी कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं, या फिर जितनी भी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ या जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड फैसिलिटीज़ जो हम यूज़ कर पा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ही देन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक ऐसा मीडियम है हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे करने के लिए, जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्पीड ऑफ लाइट से कन्वे करती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैक्सवेल को याद किया जाता है, क्योंकि मैक्सवेल गिव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स while Hertz and other scientists produced and studied these waves experimentally। ठीक है, मैक्सवेल ने सबसे पहले आइडिया दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करके। मैक्सवेल ने सबसे पहले आइडिया दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, और प्रूफ करके दिखाया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसके बाद इसी को और ज़्यादा, इस थ्योरी को और ज़्यादा मजबूत किया हर्ट्ज़ के और दूसरे और बहुत सारे साइंटिस्ट आए उनके एक्सपेरिमेंट्स ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो बेसिकली होती क्या है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एक ऐसी वेव जहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो तरह के कंपोनेंट्स लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पिक्चर में ई इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, और बी किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक कंपोनेंट्स को। और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पर डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और मैग्नेटिक कंपोनेंट डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को। एक ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों शामिल हैं, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ये दोनों एक दूसरे के किस तरह से हैं, परपेंडिकुलर हैं। अगर सपोज हम इस 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम की बात करें, दिस इज़ अ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और हमें पता है कि ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जैसा हमें नज़र आ रहा है वाई कंपोनेंट के अलॉन्ग है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जबकि बी कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है या जेड एक्सिस के पैरेलल है। तो ऑब्वियसली ये दोनों कंपोनेंट्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट होती है। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसका प्रोपोगेशन ठीक है, इसका प्रोपोगेशन इन दोनों कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑब्वियसली वाई और जेड की परपेंडिकुलर एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये वेव प्रोपोगेट हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वैल्यू, ये जो एरो की हाइट है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी हो रही है। ठीक है, बिल्कुल साइनसोइडल मैनर में इसकी वैल्यू या इसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है। जबकि मैग्नेटिक कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू भी साइनसोइडली टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी हो रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर कंबाइनली कहा जाए तो एक ऐसी वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलरली लाई करते हैं, और ये दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और the value or the magnitude value of the electric component and magnetic component varies continuously in the sinusoidal manner with respect to time. So electromagnetic waves consist of the sinusoidally time varying electric and magnetic fields acting at the right angles to each other, as well as the right angles to the direction of propagation of the waves. ये complete definition है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर सपोज जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इज़ अलोंग द वाई एक्सिस। जैसा भी हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जो है ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसे वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इट लाइज अलोंग द वाई एक्सिस,
and the propagation of and the magnetic field vector b along the z axis. मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसकी डायरेक्शन भी किस तरह से z एक्सिस के अलॉन्ग है. सो ऑब्वियसली हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर b के फॉर्म में. सो द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर e क्रॉस b. ठीक है, ऑब्वियसली ये भी वेक्टर है ई, बी भी वेक्टर है. इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी. तो ऑब्वियसली हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो ऑब्वियसली क्या होगी, परपेंडिकुलर टू दीज बोथ ई एंड बी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ई एंड बी. So, since the electric and magnetic fields are perpendicular to each other and the direction of wave of propagation, the electromagnetic waves are transverse in nature. यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है, ट्रांसवर्स इन नेचर होती है. ट्रांसवर्स इन नेचर का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसी वेव जिसमें दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और वो वेव उन दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही हो या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हो. तो इस तरह का जो पैटर्न होगा, इस तरह का जो पैटर्न होगा वो कहलाएगा ट्रांसवर्स पैटर्न, ट्रांसवर्स पैटर्न. सो ऑब्वियसली हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ट्रांसवर्स नेचर की होती है क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उसका प्रोपोगेशन उन दोनों कंपोनेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम बात करें, सो अगर हम किसी अलग अलग मीडियम में, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग होती है. हर मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग होती है. नॉर्मली एज ए रेफरेंस हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड है या फिर उसकी वेलोसिटी है वो मेज़र करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं स्पेस में या वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में, या नॉर्मली एयर में भी जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो उसे हम कंसिडर इसी तरह से करते हैं कि वो वैक्यूम में प्रोपोगेट हो रही है. सो किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो किसी दूसरे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से अफेक्ट होंगे ही होंगे. सो किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी को या इसकी स्पीड को अफेक्ट करता है. सो किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है, उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन ज़ीरो. और यहाँ पर एप्सिलॉन ज़ीरो बेसिकली किसे डिफाइन कर रहा है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी को या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को, जिसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं. और किसी भी मीडियम का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो डिफाइन होता है परमिएबिलिटी से, म्यू से. और फ्री स्पेस का जो परमिएबिलिटी होता है उसे नॉर्मली हम म्यू ज़ीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पर म्यू ज़ीरो लिखा हुआ है. सो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस डिफाइन किया जाता है c इज इक्वल्स टू 1/√* ऑफ म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो, जहाँ पर म्यू ज़ीरो की वैल्यू होती है 1.257 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला मीटर पर एम्पियर. एंड परमिटिविटी जो होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.854 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So are the respectively absolute permeability and absolute permittivity of the free space. So अगर हम इन वैल्यूज़ को म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुटअप करें, c इज इक्वल्स टू 1/√* ऑफ म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो. सो फाइनली वी विल गेट द आंसर ऑफ c 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. सो यही होती है स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्री स्पेस. इसे हम कहें सिंपल वे में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसा मैंने कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ग्रेटेस्ट मीडियम टू ट्रांसफ़र आवर मैसेजेस और टू कन्वे आवर मैसेजेस फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम द वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल विद द स्पीड ऑफ लाइट. और अब आपको पता चल गया है स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा होती है, दैट इज़ 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. और एक सेकेंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, चलिए वो देखते हैं हम लोग. इफ़ द एब्सोल्यूट परमिटिविटी एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस दिया हुआ है हमें, फ्री स्पेस की परमिटिविटी वैल्यू दी हुई है हमें 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. एंड परमिएबिलिटी की वैल्यू दी हुई है हमें म्यू ज़ीरो 4π 10⁻⁻7 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर. सो
हमें कहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिल्कुल वही फार्मूला जो अभी जस्ट हमने देखा। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फ्री स्पेस इज गिवन बाय c इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ द म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो। वैल्यूज पुट अप करेंगे म्यू ज़ीरो और एप्सिलॉन ज़ीरो की, सो फाइनली वी विल गेट द आंसर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ कम टू द another topic, that is transverse nature of the electromagnetic wave की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अभी हमने थ्योरेटिकली तो कह दिया कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इट मीन्स कि इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर तीन कंपोनेंट जो हैं वो एक तरह से डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है ना। इन द 3 डायमेंशनल एक्सिस हम इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। हमें ये मैथमेटिकली प्रूफ करना है कि हाँ वाकई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ द टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पजेस करती है। विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ द प्रोपोगेशन, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। In order to establish the transverse nature of electromagnetic waves, we shall prove that both the electric and magnetic fields are perpendicular to the direction of wave propagation, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली ये प्रूफ कर देते हैं कि दोनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं, ऑटोमेटिकली ये कॉन्सेप्ट प्रूफ कर देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। इसे प्रूफ करने के लिए हम वन बाय वन चलते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को कंसिडर करेंगे, उसे प्रूफ करेंगे कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। देन हम मैग्नेटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि मैग्नेटिक कंपोनेंट को प्रूफ करेंगे कि भाई ये भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। और जब दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर हैं तो ऑब्वियसली ये प्रूफ हो जाएगा कि वो दोनों कंपोनेंट भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इससे ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रूफ करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। इसे प्रूफ करने के लिए कंसिडर अ प्लेन electromagnetic wave propagating along the positive direction of x axis and a rectangular parallel pipe OA BC DE FG placed with its edges parallel to the 3 coordinate axis, ठीक है। हमने एक पैरेललो पाइप हमने कंसिडर किया हुआ है। आप देख सकते हैं वो क्या है, OABCD OEFG, ठीक है। इस तरह से हमने एक पैरेललो पाइप जो है वो कंसिडर किया हुआ है, जिसे हमने प्लेस कर दिया अलॉन्ग द 3 एक्सिस ऑफ ये 3 एक्सिस सिस्टम के अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और हमने कंसिडर किया कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है कुछ इस तरह से। सपोज, ठीक है, जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन में प्रोपोगेट हो रही है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। ऑब्वियसली ये वेव्स जो है वो इस तरह से ट्रैवल करेगी। इसमें एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, सपोज मैग्नेटिक कंपोनेंट, जैसा भी हमने जस्ट पिक्चर देखा था, ठीक है। यहाँ पर इस तरह का प्रोपोगेशन होना शुरू हो गया है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स वेरी साइनसोइडली विद द एक्स एंड टी। यहाँ पर हमें पता ये बिल्कुल कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ई और बी जो है वो वेरी हो रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में। एक तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहे हैं क्योंकि इनका प्रोपोगेशन एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब इनका जो भी वेरिएशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स का, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है। पहला तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो रहा है और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब टाइम के हिसाब से भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट का एम्पलीट्यूड बदल रहा है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इनका एम्पलीट्यूड बदल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंटली हमें जो यहाँ पर देखना है कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। मतलब यहाँ पर जो वेरिएशन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि जेड एक्सिस के या वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनमें वेरिएशन किसी तरह का हो रहा है, ठीक है। जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ये किस तरह से रहेंगे, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहेंगे। वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, अब गॉस लॉ
क्या कहता है, गॉस लॉ ये कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में अगर कोई चार्ज है तो उससे एसोसिएटेड जो टोटल नेट फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। गॉस ने सिंपल कहा है कि द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज सीम्स टू बी जीरो। सो इसी तरह से यहाँ पर भी जो पैरेललोपाइड हमने कंसिडर किया हुआ है वो एक क्लोज सरफेस है, और ऑब्वियसली इस क्लोज सरफेस से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी हो रही है या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रही है, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी जो इस पर्टिकुलर सरफेसेस से पास हो रही होगी, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज़ ये बॉक्स है जो पैरेललोपाइड है, इससे सपोज़ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करी, मैं अभी एक ही बना रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ही बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा। सो ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट भी होगा, और ऑब्वियसली वो कोई सिर्फ एक ही सरफेस पे तो होगा नहीं, इस पैरेललोपाइड की सभी सरफेस, टोटल कितनी सरफेस है, 6 सरफेस, 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये वाली और एक लास्ट वाली। सो ऐसी टोटल 6 सरफेसेस है, तो सभी सरफेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी, ठीक, सभी सरफेसेस से पास होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो किसी सरफेस से क्रॉस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली according to the Gauss law, the parallelepiped does not enclose any charge, so the total electric flux it must be zero, है ना। इसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद, टोटल मतलब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट मीन्स कि इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी ऑल 6 सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका एडिशन जो होगा, उनका समेशन जो होगा वो ज़ीरो होगा। मतलब कंबाइनली हम कह सकते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई मल्टीप्लाइड बाय विद द सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, ज़ीरो। ये गॉस लॉ है, और ऑब्वियसली इसका अगर डिस्क्रिप्शन हम देखें तो ये डिफाइन कर रहा है इंडिविजुअल जितनी भी 6 सरफेसेज हैं सभी से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। सो ऑब्वियसली जो सरफेसेज हैं, सपोज ए बी सी डी, सरफेस ए बी सी डी से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ई डॉट डी एस, प्लस सरफेस ओ ई एफ जी, सरफेस ओ ई एफ जी से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, ठीक है, प्लस सरफेस बी सी एफ जी, सरफेस बी सी एफ जी अपर सरफेस जो हमें दिख रही है, इससे क्रॉस होने वाला या इससे लिंक होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देन प्लस सरफेस ओ ए डी ही जो बॉटम सरफेस है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, देन साइड सरफेसेस जो हैं सी डी ई एफ और सरफेस ए ओ जी बी, ठीक है, या ओ ए बी जी, ये सरफेसेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होंगे उन सभी का एडिशन जो होगा, ऑल 6 सरफेसेस से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उन सभी का एडिशन जो होगा वो क्या हो रहा है, ज़ीरो। ये डिफाइन कर रहा है एक्चुअल में इंटीग्रेशन ऑफ द ई डॉट डी एस इक्वल टू ज़ीरो को। अब नाउ एज सेड अबो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डज नॉट डिपेंड ऑन द वाई एंड जेड, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं कर रही, वो तो एक्स पर और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी हो रही है। सो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स अगर वेरी हो रही है तो हम जो इस वाई और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स होंगे उनसे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए वेरिएशन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है। तो ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अगर वेरिएशन हो रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ये वाला सरफेस होगा, क्योंकि इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रहा है, और ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस, ये दोनों परपेंडिकुलर सरफेस विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। अदरवाइज ये वाला सरफेस, अपर सरफेस, लोअर सरफेस और ये दोनों साइड सरफेसेस, अपर सरफेस मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सरफेसेस हैं ओ ए डी ई और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर सरफेस सी बी जी एफ, ये सरफेसेस के से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। सो ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो सरफेसेस हैं या उनसे एसोसिएटेड जो फ्लक्स है इंटीग्रेशन ऑफ द ई डॉट डी एस किसके लिए, बी सी एफ जी के लिए। सो ऑब्वियसली बी सी एफ जी से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है प्लस
फ्लक्स एसोसिएटेड विद द ई डॉट डी एस ओ ए डी ई से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ओ ए डी ई, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, ज़ीरो, या इससे भी एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ज़ीरो, इससे भी एसोसिएटेड जो फ्लक्स है ज़ीरो, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये दोनों सरफेसेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्या हो गया, ज़ीरो। ये दोनों सरफेसेस कैसी है, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसी तरह से जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इसलिए जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो सरफेसेस होगी, अब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर सरफेसेस कौन सी है, सो ऑब्वियसली वो है ई डी सी एफ और या फिर ओ ए बी जी। सो इनसे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा वो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि फ्लक्स एसोसिएटेड ई डॉट डी एस विद रिस्पेक्ट टू सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस ओ ए बी जी, ओ ए बी जी, ये दोनों साइड सरफेसेस, इनसे एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सो ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन भी ज़ीरो, इन दोनों का एडिशन भी ज़ीरो, तो आउट ऑफ दीज 6 सरफेसेस जो है वो दोनों अपर बॉटम सरफेस और दोनों साइड सरफेसेस जो हैं उन दोनों के लिए ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो सरफेसेस बचेगी, पहली सरफेस बची ए बी सी डी और दूसरी सरफेस जो बची है ए बी सी डी, और दूसरी सरफेस जो बची है वो है ओ ई एफ जी, ओ ई एफ जी, ये दोनों परपेंडिकुलर सरफेस टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो इनके अलॉन्ग ए बी सी डी और ओ ई एफ जी, इनके अलॉन्ग ही अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। सो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू भी, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। बट इन दोनों का एडिशन ज़ीरो आने का मतलब क्या है, सो लेट अस कंसिडर, क्योंकि वेरिएशन जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, सो सिंस द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द एक्स, so let Ex and Ex dash be the values of the electric field at the phase ABCD and OEFG respectively, ठीक। सपोज कि ये जो हमारी फील्ड्स हैं, ठीक है, इन ये जो सरफेसेज है, इन सरफेस से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज यहाँ पर है Ex और इससे एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम कह रहे हैं Ex डैश, ठीक है। ऑब्वियसली ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू हो गई विथ रिस्पेक्ट टू दीज बोथ सरफेसेस, जिनके अलॉन्ग हम कंसिडर कर रहे हैं या जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाई करेगा। सो फर्दर एट द फर्दर at the face ABCD, E and DS are in the same direction, while the face OEFG, the direction of DS is opposite to that of the E, ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर हम एक्चुअल में इंटीग्रेशन ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, E डॉट डी एस, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। E रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड और DS रिप्रेजेंट्स द एरिया वेक्टर। एरिया किसका, ये जो सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस का एरिया वेक्टर। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सरफेस ए बी सी डी जो है, जब भी किसी एरिया वेक्टर की बात की जाती है किसी पर्टिकुलर सरफेस के लिए तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में बात होती है। जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस पैरेलल पार्ट की, तो ऑब्वियसली इसकी जितनी भी 6 सरफेसेस हैं उन 6 सरफेसेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पर जो ए बी सी डी है, जो हमारा सरफेस एरिया ए बी सी डी है, इसके एरिया की जो डायरेक्शन होगी, उस एरिया की जो डायरेक्शन होगी डी एस, ठीक है, डी एस, वो आउटवर्ड टू द सरफेस होगी। उसी तरह से अगर हम ओ ई एफ जी की बात करें तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सरफेसेस के लिए, पहली सरफेस ए बी सी डी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये दोनों बिल्कुल सेम है, जबकि इस सरफेस ओ ई एफ जी के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक दूसरे के अपोजिट है। सो the face ABCD, E and DS are in the same direction, while the face OEFG, the direction of DS is opposite to that of the E, ठीक है, E या फिर EX डैश जो हमने कंसिडर किया हुआ है इसके लिए। सो इट इज़ बिकॉज एरिया वेक्टर रिप्रेजेंटिंग any part of the closed surface is always taken along the outward drawn normal to the part of the closed surface. So ऑब्वियसली अब यहाँ पर अगर हम देखें, सो ये दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है ई डॉट डी एस, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट का सॉल्यूशन क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। सो पहले वाले केस में ए बी सी डी से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है, ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ ई डी एस कॉस थीटा की, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है यहाँ पर ए बी सी डी के लिए
थीटा की वैल्यू कितनी है 0, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हम पुट अप कर सकते हैं 0 डिग्री, ठीक है। जबकि यहाँ पर मैं बात करूँ अगर फ्लक्स की, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू इस सरफेस के लिए, इस ओ ई एफ जी के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो है 180 डिग्री। सो फाइनली हम ये वैल्यूज़ को पुट अप कर सकते हैं अलग अलग सरफेस के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर और यहाँ पर। सो फाइनली जब हम पुटअप करेंगे सो ये हो जाएगा ई एक्स डी एस कॉस 0 पहले ए बी सी डी सरफेस के लिए, और ओ ई एफ जी के लिए हो जाएगा ई एक्स डी एस कॉस 180 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, सो सिंपली हमने रख दिया ई डी एस, ठीक है। यहाँ से ई एक्स जो है वो कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए उसको बाहर ले आए हम। देन यहाँ से ई एक्स डी एस कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, सो फाइनली यहाँ पर हम -1 जब पुटअप करेंगे सो ये हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एस, और ई एक्स डैश को हम बाहर ले आए तो अंदर क्या बचा, ओनली डी एस। ऑब्वियसली डी एस जो है वो एक पर्टिकुलर सरफेस के स्मॉल एरिया को डिफाइन कर रहा है, तो कंप्लीट एरिया कितना होगा, डी एस का इंटीग्रेशन डिफाइन करेगा कंप्लीट सरफेस एस को, या कंप्लीट सरफेस एरिया एस को। सो एस इज़ द एरिया ऑफ द फेस ए बी सी डी एंड ओ ई एफ जी। देन हम लिख सकते हैं ए बी सी डी का जो कंप्लीट एरिया होगा वो होगा एस, और सपोज डी एस का भी जो कंप्लीट एरिया होगा वो कितना होगा एस। ये दोनों ही एरिया बराबर होंगे क्योंकि दोनों सरफेसेस एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं और इक्वल हैं। सो फाइनली यहाँ पर डी एस की वैल्यू हम एस पुटअप कर सकते हैं इस इक्वेशन में। सो ये हो जाएगा ई एक्स इंटू एस और माइनस ई एक्स डैश इंटू एस। सो फाइनली हमारे पास एक रिजल्ट आ गया जो ये डिफाइन कर रहा है ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इंटू एस इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एस तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, एस तो सरफेस एरिया है, इसलिए एस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई एक्स डैश ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा ये। अब ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन हमें डिफाइन हो रही है ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इक्वल टू 0, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश, या तो ये दोनों बराबर हों या फिर इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो, या तो इन दोनों की वैल्यू ज़ीरो हो तब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, या दोनों बराबर होंगे तब भी इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। सो यहाँ पर एक कंसिडरेशन ये आता है कि ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो। ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश इम्प्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स सेम एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। अब ई एक्स और ई एक्स डैश ये डिफाइन कर रहा है कि दोनों सरफेसेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सवेल ने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कंटिन्यूसली वेरी होगा, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सो सिंस द स्टैटिक, अब अगर ऐसा हो रहा है कि ई एक्स इज इक्वल टू ई एक्स डैश, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्टैटिक है, सभी जगह एक जैसा है, कांस्टेंट है। सो ये क्या डिफाइन करेगा, एक स्टैटिक फील्ड को डिफाइन करेगा, एक स्टेशनरी फील्ड को डिफाइन करेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो प्रोपोगेट होती है, कंटिन्यूसली वेरी होती है। सो सिंस द स्टैटिक फील्ड कैन नॉट प्रोपोगेट एज ए वेव, ठीक है, सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी दैट ई एक्स माइनस ई एक्स डैश इज रूल्ड आउट। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये केस तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एक स्टेशनरी वेव को डिफाइन कर रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टेशनरी वेव्स नहीं है। सो फाइनली अब क्या रिजल्ट आता है हमारे पास कि ई एक्स माइनस ई एक्स डैश की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी, मतलब इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो ज़ीरो होगा, ये दोनों की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। सो ऑब्वियसली इसका मतलब ये भी हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो क्या है, ज़ीरो है, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, एक्स एक्सिस के अलाउंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, ज़ीरो हो, ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश इक्वल टू ज़ीरो। सो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो प्रूव होता है। सो अगर हम बोल रहे हैं कि ई एक्स इक्वल टू ई एक्स डैश इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्स एक्सिस के अलाउंग ई एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो है और ई एक्स डैश की वैल्यू भी ज़ीरो है। सो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक, क्योंकि बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम जो लिख रहे थे ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि डी एस की वैल्यू तो कभी ज़ीरो नहीं होती। सो इसका रिजल्ट ज़ीरो लाने के लिए थीटा की वैल्यू का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। तो ये प्रूफ करता है कि जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, वो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा है, ज़ीरो है। इट मीन्स कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो परपेंडिकुलर है, एट द 90 डिग्री है। सो इट इम्प्लाइज दैट कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव ऑफ प्रोपोगेशन इज ज़ीरो, है ना। It implies that component of the electric field along the direction of wave propagation is zero. In other words, the electric field is perpendicular to the direction of wave propagation, ठीक है। सो अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो है तो इट मीन्स
कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तभी ई डॉट डी एस जीरो होगा। सो बाय प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर इट कैन बी प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी हम इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी हम मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करके ये वाली सिचुएशन ला सकते हैं और फाइनली शो कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जीरो होगा। इट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड भी एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर, तो ये प्रूफ करता है कि आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होंगे। और ये फाइनल जो प्रूफ है ये हमें डिफाइन करके देता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। सो बाय प्रीसीडिंग इन द सेम मैनर इट कैन बी प्रूव दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। सिंस बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इस तरह से मैथमेटिकली हमने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है। सो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझा। अब बारी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टी को समझने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वेव्स है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि एग्जिस्टिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ ही डिफाइन करेगी उसकी एप्लीकेशंस को, कि किन किन एप्लीकेशंस के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ किया जा सकता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ द वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। जैसा पहले ही ऑलरेडी क्लियर हो चुका है या पहले ही डिस्कस हो चुका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो प्रोपोगेट होती है इन द फॉर्म ऑफ वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, सच दैट द टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स। अभी हमने प्रूफ किया ट्रांसवर्स नेचर। सो इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। सबसे पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली वेरी होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस बाय द एसेलरेटेड चार्जेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एसेलरेटेड चार्जेस से प्रोड्यूस किया जाता है। मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ में कन्वर्ट किया था और वहाँ प्रूफ किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से, चार्ज पार्टिकल्स को अगर हम किसी पर्टिकुलर वोल्टेज वोल्टेज सोर्स के इम्पैक्ट में अगर हम एक्सेलरेट करते हैं, उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करते हैं, सो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट कर सकते हैं। इस तरह से उनका एक्सपेरिमेंट था। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डो नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपोगेट होने के लिए। जैसे नॉर्मली जो दूसरी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है या फिर एकॉस्टिक वेव्स है, इन्हें प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट मीडियम ये ट्रैवल नहीं कर पाती। मीडियम इन द सेंस कि कोई भी पर्टिकुलर मीडियम, एयर मीडियम हो गया, एयर के अंदर मौजूद बहुत सारी गैसेज एक मीडियम हो गई, कोई फ्लूइड जो है वो मीडियम हो सकता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन से आने वाली जो रेडिएशंस है, सन रेडिएशंस जो लाइट है, वो कैसा होता है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। सो वैक्यूम में तो हम किसी तरह का मीडियम कंसिडर नहीं करते, हम लोग बिल्कुल उसे फ्री स्पेस कंसिडर करते हैं। तो इसी तरह से जब वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती है तो ये प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, पर मीडियम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी ज़रूर डिपेंड करती है। अगर, क्योंकि भले ही मीडियम की ज़रूरत नहीं है उसे ट्रैवल करने के लिए, लेकिन मीडियम का इम्पैक्ट उसकी वेलोसिटी पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो वो हमने उसके फार्मूले से देखा। So in the free space the electromagnetic waves travel with the velocity c is equals to 1 upon square root of the mu 0 epsilon 0, और जिसकी वैल्यू होती है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। दैट इज़ वेलोसिटी इक्वल टू द स्पीड ऑफ द लाइट। हाँ, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है एक्चुअल में 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और इस लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। सो फ्री स्पेस में इसकी वैल्यू होती है इतनी। देन अगर किसी मीडियम की हम बात करें, सो इन अ मटेरियल मीडियम, किसी भी दूसरे मटेरियल मीडियम की अगर हम बात करें, सपोज जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन है और रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू है, सो ऑब्वियसली उस केस में उस पर्टिकुलर मीडियम में velocity of the electromagnetic waves will be given by 1 by square root of the mu into e. So where mu and e are the absolute permeability and absolute permittivity of the medium.
ठीक है, ये मीडियम की परमिएबिलिटी या परमिटिविटी है। इसी तरह से हम स्पीड ऑफ लाइट की मदद से, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या स्पीड ऑफ लाइट पता है, सो ऑब्वियसली उसकी मदद से हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अब यहाँ पर लाइट की जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द मीडियम। सो c की वैल्यू होती है 1/एप्सिलॉन 0 स्क्वायर रूट ऑफ द म्यू 0 एप्सिलॉन 0, और v की जो वैल्यू होगी 1 स्क्वायर रूट ऑफ द म्यू इंटू ई, जिसको हम रिवर्ट करके इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। सो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और n की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ द म्यू ई अपॉन म्यू 0 इंटू एप्सिलॉन 0। यहाँ पर म्यू अपॉन म्यू 0 जो होता है वो रिलेटिव परमिएबिलिटी को डिफाइन करेगा, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करेगा। सो इस तरह से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द म्यू आर इंटू ई आर। सो ये फार्मूला हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का with the help of the speed of electromagnetic waves in the different mediums. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ओबे द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी फॉलो कर रही है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इसकी वैल्यू से पॉसिबल है। सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द इलेक्ट्रिक वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल इफेक्ट ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर दिस रीजन इलेक्ट्रिक वेक्टर इज कॉल्ड द लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफाइन करती है। वो अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे उसे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक छोटा सा पोर्शन जो होता है या छोटी फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है जो विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम को डिफाइन करती है। और विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम बेसिकली वो स्पेक्ट्रम होता है जो लाइट को डिफाइन करता है, ठीक है, जिससे जिन कलर्स को हम देख सकते हैं। या कई बार हमने देखा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ट्रैवलिंग की वजह से स्पार्किंग भी कभी कभी हमें नज़र आती है, जो लाइट के फॉर्म में हमें नज़र आती है। जिसका इफेक्ट हमें लाइट या साउंड के फॉर्म में नज़र आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जितना भी लाइट वाली प्रॉपर्टी है या फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो विजिबिलिटी को डिफाइन कर रही है कहीं ना कहीं, या जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ पॉसिबल होता है उसके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग नॉर्मली लाइट वेक्टर भी कहते हैं, लाइट वेक्टर भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है which is called the light vector electric component और magnetic component of the electromagnetic waves। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लाइट वेक्टर भी कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो लाइटिंग इफेक्ट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। Variation in the amplitudes of the electric and magnetic fields in the electromagnetic waves always take place at the same time and at the same point in the space। ठीक, इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को फिर से देखना पड़ेगा कि बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल सेम पॉइंट पर सेम टाइम पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अचीव हो रहा है, तो सेम इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का भी मैक्सिमम वैल्यू अचीव होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें इस पॉइंट पर अचीव हो रही है तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू हमें मैग्नेटिक फील्ड की भी उसी पॉइंट पर अचीव होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जो वेरिएशन है वो बिल्कुल इक्वल होता है और सेम टाइम इंस्टेंट पर सेम पॉइंट पर सेम पोजीशन पर होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट बनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा बनी होती है। यहाँ पर जितनी वैल्यू होगी वहीं यहाँ पर भी इतनी वैल्यू होगी, सपोज जितनी वैल्यू यहाँ पर उतनी वैल्यू यहाँ पर। ऑब्वियसली इनका जो रेशो होगा ई और बी का वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। The variations in the amplitude of the electric and magnetic fields in the electromagnetic waves always take place at the same time and at the same point in the space. Thus, the ratio of amplitude of the electric and magnetic field is always constant and is equal to the
वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो एम्पलीट्यूड का जो रेशो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, ये हमेशा कांस्टेंट होगा और इसकी वैल्यू होगी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल c। द एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स। ठीक। सो जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो टोटल एनर्जी होगी वो भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स में इक्वली डिवाइड होगी। सो इन अदर वर्ड्स एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी अगर हम यू ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड द एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी यू बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यू ई और यू बी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। और यू ई बेसिकली होगी हाफ एप्सिलॉन ज़ीरो ई स्क्वायर, यू बी की वैल्यू होती है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू ज़ीरो। सो ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड होगी और दोनों कैसी होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी। सो एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विल बी गिवन बाय टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो होगी वो होगी यू ई प्लस यू बी, और ऑब्वियसली इसे हम कह सकते हैं ये इक्वल हो सकती है टू यू ई के या फिर टू यू बी के, क्योंकि बोथ आर इक्वल। So the energy transported by the electromagnetic waves per second per unit area is represented by the vector s and it is called the पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है। सो ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट, इससे प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होगी, सो ऑब्वियसली अगर एनर्जी होगी तो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि जब प्रोपोगेशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तो उसकी एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट होगी। सो एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन पर सेकंड पर यूनिट एरिया डिफाइन होता है एस से, जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, और इसे हम डिफाइन करते हैं एस इज इक्वल्स टू ई क्रॉस एच से, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/μ0 ई क्रॉस बी से। ये डिफाइन करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट पर सेकंड पर यूनिट एरिया। सो द मोमेंटम ट्रांसपोर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय, अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो डायनामिक नेचर की होती है, कंटिन्यूसली प्रोपोगेट होती है, स्टेशनरी नहीं होती, तो ऑब्वियसली इसका एक मोमेंटम तो होगा। सो मोमेंटम जो होता है वो नॉर्मली गिवन बाय पी इज इक्वल टू यू बाय सी। मोमेंटम ऑफ द transported electromagnetic waves is given by the p is equal to u by c, where u is a energy transported by the electromagnetic waves, है ना। जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसे डिफाइन करेंगे हम u से, और सपोज c इज़ अ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो एज ए रिजल्ट व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक द सरफेस, अब ऑब्वियसली इसमें मोमेंटम है, तो जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक होगी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो ऑब्वियसली उस पर एक प्रेशर क्रिएट ज़रूर करेगी। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी और वो एनर्जेटिक वेव्स जब किसी सरफेस से स्ट्राइक होगी तो उस पर प्रेशर जरूर exert करेगी। सो एज ए रिजल्ट व्हेन दीज वेव्स स्ट्राइक अ सरफेस प्रेशर इज exerted बाय देम ऑन द सरफेस। The intensity of the electromagnetic waves energy crossing per second per unit area of the surface normally is given by, अगर हम इंटेंसिटी की बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, है ना, जो किसी पर्टिकुलर पर यूनिट सरफेस एरिया को क्रॉस कर रही है पर यूनिट टाइम में, सो वो गिवन बाय हाफ ई बी एप्सिलॉन ई बी ई ज़ीरो बी ज़ीरो अपॉन म्यू ज़ीरो, या हाफ, क्योंकि ई और बी इक्वल होगा तो ऑब्वियसली हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं हाफ बी ज़ीरो स्क्वायर अपॉन टू म्यू ज़ीरो, या हाफ एप्सिलॉन ज़ीरो ई ज़ीरो स्क्वायर इंटू सी। तो ये इस तरह के फार्मूलेज हैं जिनकी मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी को। सो दिस लेक्चर वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन देखी, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, हमने प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है, और इम्पॉर्टेंटली हमने इसकी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कशन किया। सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा, श्योरली यू विल एंजॉय इट। थैंक यू।